नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन। कहा, अटल सुरंग हिमाचल और लेह लद्दाख के लिए करेगी जीवन रेखा का कार्य। देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कृषि सुधार विधेयकों को बताया ऐतिहासिक। कहा, नए सुधारों से और अधिक सशक्त होगा अन्नदाता। विपक्षी दलों को बताया किसान विरोधी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नियमों का पालन और जागरूकता अभियान चलाए जाने पर दिया जोर। भ्रामक प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। और उत्तरकाशी की नेलांग घाटी की करतांग गली में जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। 17वीं सदी में बने 300 मीटर लंबे पुल की होगी मरम्मत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा कदम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर की इस टनल के शुरू होने से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इस टनल का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। अटल सुरंग का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ताकत मिलेगी, जो कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। पीएम ने कहा कि इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी, जिससे वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कृषि सुधार विधेयक को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कृषि सुधार विधेयक से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और देश का अन्नदाता सशक्त होगा। संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, इसके पास होने के बाद जिस तरीके से परिवर्तन किसानों के उनकी उभरने की दिशा में आएगा, एक किसान जिसको इसका लाभ मिल रहा है उसको भलीभांति पता है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में बात करते हुए श्री निशंक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बल पर राज्य के 8,54,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना द्वारा 1,856 किसानों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक 8,88,000 से ज्यादा कृषकों को लाभ मिल चुका है।
ई नैम योजना के तहत वर्ष 2016 से 2020 के बीच 27 में से कुल 16 मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म का 7,000 से ज्यादा किसानों ने उपयोग किया है और कर भी रहे हैं। कृषि विधेयकों पर विपक्षी दलों के आरोपों पर प्रहार करते हुए श्री निशंक ने उन्हें किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद और कांग्रेस के शासनकाल का यदि उस पक्ष को देखा जाए तो तमाम कटघरे में सवालों के घेरे में कांग्रेस खड़ी होती है। और आज भी किसान विरोधी कांग्रेस, जबकि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में तमाम बड़े कदम उठा रही है, ऐसे कानूनों को बना रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती है, लोगों को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आने वाले कुछ माह और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने पर जोर दिया ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कोविड-19 के संबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। जागरूकता के लिए प्रमुख हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के वीडियो और ऑडियो संदेश बनाए जाएं, जिससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के लिए स्थायी होर्डिंग्स लगाए जाएं। पर्यटकों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार किया जाए और पर्यटक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्टिंग के लिए बूथ बनाने की भी उन्होंने निर्देश दिए। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 311 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 8,504 हो गई है, जबकि 40,176 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 636 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोविड सेंटरों पर उपचार व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए गठित डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने हरिद्वार में निरीक्षण किया। डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने राजकीय मेला चिकित्सालय, बाबा बर्फानी आइसोलेशन केंद्र, रोडवे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले टीम ने राजकीय मेला चिकित्सालय में आपातकालीन कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। यहां भर्ती मरीजों को उनकी परेशानियों का ज्ञान लिया। इस दौरान अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता ने उन्हें अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। हमने यहाँ पर जो मेला हॉस्पिटल, ये जो डिस्ट्रिक्ट का एक कोविड हेल्थ केयर सेंटर भी है, उसमें व्यवस्थाओं को देखा तो इस समय 18 इसमें मरीज भर्ती हैं, जिनसे कि हमने मुलाकात की और उनसे ही पूछा कि उनको कैसा लग रहा है और व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप क्या सुधार चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी हैं। तो उनके द्वारा अपनी अपेक्षाएं बताई गई हैं। पूर्णतः लगभग 90% वो लोग संतुष्ट हैं सब कुछ से। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने कोविड सेंटरों के अलावा यहां बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अधिकारियों से विचार विमर्श कर केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले में भारत तिब्बत सीमा से लगी नीलांग घाटी की गरतांग गली में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गरतांग गली को 35 लाख की लागत से संवारा जाएगा, जिसके लिए 40 सदस्यीय टीम इस क्षेत्र का भ्रमण कर चुकी है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये क्षेत्र एक बेहद सुंदर ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है। यहां बना लकड़ी का पुल भारत और तिब्बत के बीच का व्यापार मार्ग था, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि गरतांग गली को देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने की उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसके लिए सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है।
गरतांग गली एक अच्छा धरोहर है, एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है और काफी जाना पहचाना पॉइंट है, तो उसके लिए बीएटीपी योजना से उसको अनुमोदित करके भेजा गया था, जो उसमें अभी टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है और जैसा कि बताया गया पीडब्ल्यूडी भटवारी उसको कर रहे हैं कि इसी साल 2020 में उस कार्य को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसकी लागत लगभग 35 लाख रुपए की है और इसीलिए इसको भी टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निर्माण कार्य कंप्लीट किया जाए। पठारों के बीच बना ये ब्रिज आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 300 मीटर लंबे इस रास्ते को 17वीं सदी में पेशावर से आए पठानों ने चट्टान को काटकर बनाया था। स्थानीय लोगों में गरतांग गली के पुनर्निर्माण को लेकर खुशी है। जैसा हमें उम्मीद है कि इस जो पुल थोड़ा सा खराब परिस्थिति में आ गया है रखरखाव के अभाव में, तो फिर से ठीक होगा। हम शुक्रगुजार हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट के, जिन्होंने इसको मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी के थ्रू काम करवा रही है और यहाँ पे काफी लोग आने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जाके आए थे। अगर आप रोमांचक सैर पर जाने के शौकीन हैं तो उत्तरकाशी का ये क्षेत्र एक शानदार विकल्प है। कोरोना संक्रमण के चलते शहरों से गांव का रुख करने वाले प्रवासियों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। कृषि विभाग के रोजगार सृजन के प्रयासों के तहत पौड़ी जिला प्रशासन ने प्रवासियों को कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए रोजगार के अवसर पैदा किए। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन में रुचि रखने वालों को ट्राउट, कॉर्प और पंगास मछली के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जिला योजना से लगभग जो हम 150 तालाब बनाने की बात कर रहे हैं, उन सब में इंटेंसिव पंगास फार्मिंग हम करने जा रहे हैं। जो काश्तकार हमसे जुड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। केवल मत्स्य पालन नहीं, उन्होंने अपने स्वयं के संसाधनों से अन्य विभागों से बात करके तालाब के साथ साथ पोल्ट्री को, पॉली हाउसेस को और कृषि को भी जोड़ दिया है ताकि उनको एक सीमित समय में अधिक से अधिक लाभ हो। मत्स्य निरीक्षक पुरुषोत्तम गोसाई ने जानकारी दी कि काश्तकारों को मानकों के अनुसार मछली का बीज उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही मछलियों के लिए गुणवत्ता युक्त फीड भी दी जाती है ताकि मछली की बेहतर पैदावार हो सके। जिस काश्तकार का तालाब बना है उसको मछली का बच्चा भी दिया है और साथ ही साथ फीड, जो फॉर्मुलेटेड फीड होता है, क्योंकि पहले काश्तकार जो है इतना ध्यान नहीं देता था जो है फीड पे, लेकिन इस बार जो है काश्तकार जो है फीड की डिमांड भी कर रहा है और का रिजल्ट, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है इस बार। और लगभग जो है 1-1.5 महीने में जो हमने फिंगरलिंग दिया था वो लगभग जो है 200 ग्राम तक का हो गया है। कृषक अरविंद नेगी ने बताया कि गांव वापस लौटकर उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई और आज वो बागवानी और मत्स्य पालन अपनाकर स्वावलंबी बन रहे हैं। तो मैं कृषि विभाग से जुड़ा, कृषि विभाग के प्रत्येक ऑफिस में मैं गया, हॉर्टिकल्चर से लेकर फिशरी डिपार्टमेंट और मत्स्य पालन विभाग और ये उद्यान विभाग, इन सब में मैं गया। उसके द्वारा मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया और गेन करने के बाद मैंने यहाँ पे 16 तालाब मैंने बनाए इस गांव में, जो फंगास के लिए हम रेडी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी रेडी हो गए। और इसी दौरान मैं उद्यान विभाग से मैंने 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउसेज लगवाया और मैं 4000 बर्ड का एक पोल्ट्री फार्म भी लगवाना चाह रहा हूँ, जो अभी मतलब काम यहाँ पे कार्यशील हो रहा है। अल्मोड़ा जिले में जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 11 विकास खंडों के सरकारी विद्यालयों की 200 बेटियों को आवश्यक सामग्री देकर प्रोत्साहित किया। इस अभियान के तहत जिले की 1000 बेटियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी विद्यालयों का सर्वे किया गया था, जिसमें जरूरतों के आधार पर 200 बच्चियों का चयन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किट देकर प्रोत्साहित किया गया। लोगों ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने गैप फिलिंग एक्सरसाइज की थी। इसमें पाया गया कि कुछ बच्चियों के पास स्वेटर नहीं थे, उनके पास बैग नहीं थे, उनके पास कॉपियों की दिक्कत आ रही थी, कुछ के पास जूतों की दिक्कत आ रही थी। तो उन सभी को हम लोगों ने एक बैग भी बनाकर सभी बच्चियों को दिया है। इसमें टीचर्स के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल में सर्वे किया गया, 200 बच्चियों को इस बार चयनित किया था। इस साल हम लोग 1000 बच्चियों को पूरा चयनित करके पूरे जनपद की सारी बेटियों को आच्छादित करेंगे।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से और सही ढंग से करें। साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। नमस्कार।